एक गांव में एक सेठ रहा करता था जिसका नाम हीरालाल था। हीरालाल को सिर्फ खुद से और अपने पैसों से प्यार था। वो किसी पर भी किसी भी प्रकार का कोई रहम नहीं खाता था। ऐसे ही एक दिन हीरालाल तैयार होकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी बीवी सीता आरती की थाली लेकर उसके सामने आ जाती है और उसे टीका करने ही वाली होती है कि हीरालाल आरती की थाल नीचे गिरा देता है और चिल्लाते हुए अपनी बीवी से बोलता है, अरे मनहूस औरत, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जब मैं किसी अच्छे काम के लिए घर से जा रहा होता हूँ तो मुझे अपना ये मनहूस चेहरा मत दिखाया कर। आप अपने काम में सफल हो इसीलिए मैंने आपके लिए प्रार्थना की थी। मुझे तेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरे बेटे के साथ की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह बने। पर वो तो सीता बोल ही रही होती है कि तभी हीरालाल उस पर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तेरे पास जितना दिमाग है उतना ही अपना मुंह चलाया कर। अब हट मेरे रास्ते से, मेरा बेटा मेरी तरह बनेगा और बही खाते का हिसाब रखेगा। इतना बोलकर हीरालाल अपनी गाड़ी के पास जाता है और अपने ड्राइवर को आवाज देने लगता है, अरे ओ राजू, अरे कहाँ मर गया? कल मुँहे हमें जाने में लेट हो रहा है। हीरालाल बार बार आवाज लगाता है पर उसका ड्राइवर नहीं आता, जिसके बाद डरती हुई सीता उसके पास आती है और उससे बोलती है, जी ड्राइवर ने काम छोड़ दिया है, अब आपको दूसरा ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा। इस ड्राइवर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज ही के दिन उसे काम छोड़ना था। इतना बोलकर हीरालाल खुद गाड़ी चलाते हुए दूसरे गांव जाता है और एक जमींदार से मिलता है। जमींदार से मिलने के बाद हीरालाल अपने घर जाकर हिसाब किताब में लग जाता है। तभी वहाँ एक गरीब लड़का जिसका नाम रामू होता है, वो हीरालाल के पास आता है और अपने हाथों को जोड़कर हीरालाल से बोलता है, मालिक, मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूँगा। जो कहूँगा, जैसा कहूँगा, वैसा करेगा? हाँ मालिक, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी बीमार माँ का इलाज करवाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। हीरालाल रामू की मजबूरी देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और वो उसे काम पर रख लेता है। काम पर रखने के बाद हीरालाल उससे अपने घर के और अपनी दुकान के सभी काम करवाता है। साथ ही अगर रामू से किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती तो हीरालाल उसे डंडे से पीटा करता और जब भी वो खाने के लिए बैठता तो हीरालाल उसके सामने से उसका खाना छीन लेता और उससे पहले काम करने के लिए कहता। हीरालाल का अत्याचार देखकर रामू ज्यादा दिन उसके पास काम नहीं कर पाता और वो हीरालाल से बोलता है, मालिक, आप बहुत बेरहम हैं, इसीलिए आपके पास कोई काम नहीं कर सकता। लगता है तेरी माँ ठीक हो गई है, तभी तो तेरी जुबान मेरे सामने खुल रही है। मुझसे बदतमीजी करने का अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। मालिक, आपका अधिकार तब तक मुझ पर था जब तक मैं आपका नौकर था, परंतु अब मुझे और आपके यहाँ काम नहीं करना, इसीलिए आप मेरा हिसाब कर दीजिए। हिसाब तो मैं तेरा करूँगा, पैसों का नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? इतना बोलकर हीरालाल रामू को खूब मारता है और उसके सारे पैसे भी काट लेता है। अब बेचारा रामू अधमरी हालत में घर जाता है तो वहीं दूसरी ओर अब एक एक करके हीरालाल के सभी नौकर हीरालाल के अत्याचारों से परेशान होकर काम छोड़ देते हैं। दूसरी ओर गांव में वर्षा न होने की वजह से जमीन, नदी, तालाब, कुएं सब कुछ सूखता जा रहा था। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी कहां से लाएं। अब सभी लोगों की उम्मीद हीरालाल सेठ से ही थी, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ हीरालाल के घर में ही कुआं था। अब कुछ गांव वाले छोटी सी उम्मीद लेकर हीरालाल के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, सेठ, तुम्हारे घर में शहरों वाली हर सुख सुविधा है। तुम्हारे घर में हैंडपंप और मोटर लगी हुई है। लगी तो हुई है, पर उससे तुम गाँव वालों को क्या? सेठ, गांव में बारिश नहीं हो रही है, जिस वजह से गांव के सभी तालाब, नदी सब सूख गए हैं। अगर आप हमें थोड़ा पानी भरने देंगे तो भगवान आपका भला करेंगे और हम गांव वाले तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे भगवान नहीं, मेरा भला सिर्फ पैसा कर सकता है। जो मुझे 10 रुपए पर बाल्टी के देगा, मैं उसी को पानी भरने की इजाजत दूंगा। पर सेठ, ऐसी मुसीबत में तो तुम्हें हम सभी गांव वालों की मदद करनी चाहिए और तुम हम गरीब गांव वालों से पैसे मांग रहे हो। सेठ,
हम गरीब गांव वालों पर थोड़ा तो रहम करो। भाई जिस किसी को भी पानी चाहिए मुझे पर बाल्टी 10 रुपए देकर पानी ले जा सकता है। इतना बोलकर सेठ अपने घर में चला जाता है और सभी गांव वालों के पास सेठ की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब सभी गांव वाले पैसे देकर सेठ के घर से पानी लेकर जाते हैं और सेठ अपनी मोटी कमाई देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही एक दिन सेठ घर से बाहर होता है, तभी एक बूढ़ी औरत प्यास के मारे चक्कर खाकर सेठ के घर के बाहर गिर जाती है। ये सब कुछ देखकर सीता से उस बूढ़ी औरत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो घर में से थोड़ा सा पानी लाकर उस बूढ़ी औरत को पिला देती है। परंतु ये सब कुछ सेठ हीरालाल देख लेता है और अपनी बीवी से बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पैसे लिए इस बुढ़िया को पानी पिलाने की? मुझे माफ करना, पर मुझसे इस बूढ़ी औरत का दर्द देखा नहीं गया। प्यास के मारे ये बेहोश हो गई थी, बस इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी सी मदद कर दी। तुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है ना? रुक, आज मैं तेरी वो हालत करूँगा कि तू फिर कभी किसी की मदद नहीं करेगी। इतना बोलकर हीरालाल अपनी बीवी और उस बूढ़ी औरत को बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत हीरालाल से बोलती है, सेठ तू बहुत बेरहम है, इसीलिए मैं तुझे दिल से बद्दुआ देती हूँ। तुझे जिस चीज से प्यार है वो सभी चीज तुझसे दूर हो जाएगी। हाँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हीरालाल उसे और पीटता है और कुछ देर बाद अपने घर में चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में भारी वर्षा होती है और इसी बीच सेठ का बेटा गांव घूमने गया होता है। मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है जी। इतनी भारी वर्षा में वो गांव घूमने गया है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे चुप कर, ले देकर मेरा एक ही तो बेटा है, मैं उसे कभी भी कुछ करने से नहीं रोकूंगा, समझी? इतना बोलकर सेठ अपने हिसाब किताब में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर बिजली उसके बेटे पर गिर जाती है और मौके पर ही सेठ के बेटे की मृत्यु हो जाती है। सीता अपने जवान बेटे की मौत का दुख सहन नहीं कर पाती और इस दुनिया से चल बसती है। उसके बेटे की मृत्यु होने के बाद सेठ ने जिस व्यक्ति से जमीन का सौदा किया था, वो जमींदार भी बड़ी चालाकी से सेठ को बेवकूफ बनाकर उसकी सारी जायदाद हथिया लेता है। इस तरह से सेठ सड़क पर आ जाता है और दाने दाने को मोहताज हो जाता है। अब गांव वाले भी उस सेठ की मदद नहीं करते और सेठ लोगों के घर घर जाकर उसके सामने हाथ फैलाता है और भीख मांगता है, परंतु कोई भी उस पर तरस नहीं खाता। तभी वही बूढ़ी औरत सेठ के पास जाती है और उसे खाना देते हुए उससे बोलती है, सेठ ये तेरे बुरे कर्मों का फल है जो आज तू दाने दाने का मोहताज है, पर तेरी बीवी ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए आज मुझे तुझ पर दया आ गई। उस दिन तेरी बीवी ने मुझे पानी पिलाकर नया जीवन दिया था, बस आज तुझे खाना देकर मैं वही कर्ज अदा कर रही हूँ, समझा? मुझे माफ कर दो अम्मा, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर और अपनी हालत देखकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी गांव वालों से अपनी गलती की माफी मांगता है। मधुबन नाम के एक छोटे से गांव में निशा नाम की एक लड़की अपनी माँ चांदनी के साथ रहा करती थी। चांदनी बहुत गरीब थी। वो सिलाई बुनाई करके अपने घर का जैसे तैसे गुजारा चलाया करती थी, परंतु निशा के पिता अशोक हर समय नशे में धुत रहा करते थे और घर आकर जबरदस्ती चांदनी से सारे पैसे छीनकर उसे दारू पीने में उड़ा दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन, निशा बेटा, मैंने ये सूट और लहंगा सिल दिया है, तू एक काम कर, पास की चमेली काकी के घर जाकर ये सूट और लहंगा उन्हें देकर आ जा और उनसे पैसे भी ले लेना। ठीक है माँ। इस तरह से चांदनी वो सूट और लहंगा निशा के हाथ में दे देती है, परंतु निशा जब उस लहंगे को देखती है तो अपनी माँ से बोलती है, वाओ माँ, ये लहंगा कितना सुंदर है। सच में माँ, आपके हाथों में जादू है। आप जिस भी लहंगे को दिल से बनाती हैं, उस लहंगे में जान डाल देती हो। बेटा, इस लहंगे में तो जान डालनी ही थी, आखिर ये लहंगा शादी का जो है। अच्छा माँ, मेरी शादी होगी तो क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही लहंगा सिलोगी? अपनी सुंदर बेटी के लिए तो मैं इससे भी सुंदर लहंगा बनाऊंगी,
जिसे पहनकर तू किसी परी से कम नहीं लगेगी। और उस लहंगे को देखकर ऐसा लगेगा मानो जैसे उस पर मोती और सितारे लगे हों। सच माँ? हाँ मेरी प्यारी बेटी, अब जाकर जल्दी से चमेली काकी को ये कपड़े देकर आ जा। चांदनी के बोलने पर निशा तुरंत उन कपड़ों को लेकर चमेली के घर जाती है। जब चमेली शादी के लहंगे को देखती है तो वो निशा से बोलती है, सच में निशा बेटी, तेरी माँ जैसा कपड़ा पूरे गांव में कोई नहीं सिलता। वो तो है काकी। अच्छा काकी, जल्दी से पैसे दे दो ताकि मैं घर जा सकूं। माँ घर पर अकेली होंगी ना। इस तरह से निशा पैसे लेकर अपने घर आ जाती है और जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसके पिता अशोक उसकी माँ को पीट रहे होते हैं। ये देखकर निशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पिता से बोलती है, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप माँ को क्यों मार रहे हैं? छोड़ दो माँ को। क्योंकि ये मुझे मेरे पैसे नहीं दे रही। अगर आपको अपनी शराब के लिए पैसे ही चाहिए तो आप खुद क्यों नहीं कमा लेते? आखिर माँ कब तक अकेली सिलाई करके इस घर को चलाएगी? आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। अब तू मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाएगी हैं? इतना बोलकर अशोक निशा को भी मारने लगता है और कुछ देर बाद उन दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल देता है और दरवाजा बंद करते हुए बोलता है, निकल जाओ तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर से। इस तरह से अशोक अपनी बीवी और बेटी को घर से निकाल देता है। निशा भी गुस्से में आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, अगर पिताजी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहते तो अब हम भी उस घर में नहीं जाएंगे। आखिर कब तक हम पिताजी का अत्याचार इसी तरह से सहते रहेंगे? नहीं बेटा, हम तेरे पिताजी को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। तू तो जानती है तेरे पिताजी शराब के आदी हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? माँ, पिताजी का होना न होना वैसे भी कोई मायने नहीं रखता। इस तरह से निशा और चांदनी जंगल के बीच बात करती हुई जा रही होती हैं कि तभी वो दोनों देखती हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में लहंगा लिए रो रही होती है। ये देखकर चांदनी और निशा उस औरत के पास जाती हैं और निशा उस बूढ़ी औरत से बोलती है, अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, तुम्हारे जैसी मेरी एक पोती थी। कल उसकी शादी थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। ये लहंगा मेरी पोती का है। अब जब मेरी पोती ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगी बेटा? अम्मा, जाने वाले को भला कौन रोक सका है, पर जो है हमें उसके साथ जीना सीखना चाहिए। शायद तुम सही बोल रही हो बेटिया। मुझे अब अपनी पोती के बिना जीना होगा, पर ये लहंगा मुझे बार बार मेरी पोती की याद दिलाता है। इस तरह से वो बूढ़ी औरत उस लहंगे को वहीं पर रखकर रोती हुई आगे चली जाती है, जिसके बाद चांदनी उस लहंगे को उठाकर अपनी बेटी निशा से बोलती है, भगवान करे उस अम्मा का दुख कम हो जाए। माँ, ये लहंगा कितना सुंदर है, क्यों ना इस लहंगे को मैं रख लूं? पर बेटा, ये लहंगा उस बूढ़ी अम्मा की पोती का है। हम किसी का लहंगा नहीं रख सकते। हमें ये लहंगा उन्हें वापस करना होगा। चांदनी के कहने पर निशा अपनी माँ के साथ उस बूढ़ी अम्मा का पीछा करती है और उन्हें रोककर उनका लहंगा वापस करते हुए उनसे बोलती है, अम्मा, ये आपका लहंगा है, आप इसे वहीं भूल गई थी। निशा और चांदनी की ईमानदारी देखकर बूढ़ी अम्मा हंसने लगती हैं और वो बूढ़ी अम्मा एक बूढ़ी औरत से एक जवान लड़की में तब्दील हो जाती है। ये देखकर निशा और चांदनी बड़े ही हैरान होते हैं, जिसके बाद लड़की निशा और चांदनी से बोलती है, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं तो एक जादूगरनी हूँ। मैं बस आप दोनों की ईमानदारी देख रही थी। आप दोनों सच में ईमानदार हो, इसीलिए अब इस लहंगे को तुम दोनों अपने पास ही रख लो। क्या जादूगरनी? इसका मतलब तुम वही जादूगरनी हो जो इस जंगल में रहकर गरीबों की मदद करती हो, है ना? हाँ, मैं वही जादूगरनी हूँ और ये लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं, बल्कि एक जादुई लहंगा है। अब तुम दोनों इसे अपने साथ ले जा सकते हो। इस तरह से वो जादूगरनी गायब हो जाती है, जिसके बाद निशा उस जादुई लहंगे पर अपना हाथ रखकर जादुई लहंगे से बोलती है,
हे जादुई लहंगा, अगर तू सच में एक जादुई लहंगा है तो तू हमें हमारे घर पहुंचा दे। निशा के इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और निशा अपनी माँ के साथ अपने घर में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि उसके पिताजी अशोक नशे में बेहोश जमीन पर पड़े हैं। ये देखकर निशा जादुई लहंगे से एक बार फिर से बोलती है, हे जादुई लहंगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी नशा छोड़ दें और काम करने लगे। निशा के इतना बोलने पर लहंगे में से एक बार फिर से तेज रोशनी निकलती है, पर इस बार निशा को लहंगे का कोई जादू नजर नहीं आता। जिसके बाद निशा अपनी माँ से बोलती है, माँ, लगता है जादुई लहंगे का असर खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे हम कहीं संभाल कर रख दें। तो सही बोल रही है बेटा। अब इस तरह से निशा जादुई लहंगे को संभाल कर रख देती है और अपनी माँ के साथ सो जाती है। अगली सुबह जब चांदनी और निशा की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि अशोक तैयार हो चुका है और वो कहीं जा रहा है। ये देखकर चांदनी अशोक से बोलती है, अजी, आज आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ चांदनी, मैंने अपनी जिंदगी का बहुत समय शराब पीने में बेकार कर दिया है, इसीलिए अब मैं काम देखने जा रहा हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इतना कमाऊंगा कि एक दिन अपनी निशा की शादी बहुत अच्छे घर में कराऊंगा। अशोक का बदला हुआ रूप देखकर चांदनी को विश्वास नहीं होता, जिसके बाद निशा और चांदनी का विश्वास जादुई लहंगे पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जादुई लहंगे की मदद से निशा के घर की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और एक दिन, चांदनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो हमारी निशा के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। क्या आप सच कह रहे हैं जी? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इस तरह से कुछ समय बीत जाता है और देखते ही देखते निशा की शादी का दिन पास आ जाता है। अशोक निशा की शादी पर काफी पैसे खर्च कर चुका था, जिस वजह से वो कर्जे में डूब चुका था। परंतु जब ये बात चांदनी और निशा को पता चलती है तो निशा जादुई लहंगे को अपनी शादी वाले दिन पहनती है, जिसमें वो सच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और जादुई लहंगे की चमक इतनी ज्यादा होती है कि निशा की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और निशा जादुई लहंगे से बोलती है, जादुई लहंगे, जिस तरह से तुझे पहनने के बाद मेरी सुंदरता बढ़ गई है, मैं चाहती हूँ कि उसी तरह से मेरे पिताजी का सारा कर्ज भी खत्म हो जाए। निशा के इतना बोलते ही उसके सामने खूब सारे पैसे आ जाते हैं और निशा सारे पैसे ले जाकर अपने पिताजी को दे देती है। जिसके बाद निशा की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और अशोक उन पैसों से अपना सारा कर्जा चुका लेता है। इस तरह से जादुई लहंगे की मदद से एक गरीब लड़की का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है।